तो मशीन का अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि मशीन ऐसी चीज होती है जो हमारे वर्क को इजी कर दे, हमारे वर्क को इजी कर दे। जैसे कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहाँ पे बड़ा सा कोई एक कंटेनर रखा हुआ है और इसे उठाना है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा एक सरिया जैसे यूज करी जाती है जो थोड़ी सी कैसी होती है, बेंड होती है, वो इसके अंदर फंसा के इसे नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो क्या? तो ये एक तरीके से क्या हो गई, मशीन होगी जिसने हमारा काम आसान कर दिया। ठीक है। अगर हमें एक बड़ा सा बॉक्स है, इसे मूव कराना था, तो हम उठा के ले जाते इसे अपने हाथों से, तो बहुत ताकत लगती, ठीक है, एनर्जी खर्च होती। लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं, क्या आपने देखा होगा एक वो पुली आती है, तो एक चेन से इस पूरे बॉक्स को बांधा, पुली के थ्रू से लटकाया और पुली के थ्रू से क्या कर दिया, ऊपर नीचे से ऐसे खींचा ऊपर ले गया। ठीक है, अगर हम नाइफ से कट करें किसी चीज को तो टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है, पर सीजर क्या करती है, हमारे काम को आसान कर देती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे वर्क को आसान करे उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। अब मशीन के मेनली 3 या 4 फंक्शंस दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, फिर उसके साथ साथ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मशीन, 4 तरीके से हम मशीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, क्या, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब ये फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, हमने कम ताकत लगाई और हमने उससे बहुत ज्यादा ताकत की चीज उठा ली, उसे क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर करना। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कार को उठाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, जैक का, है ना। स्क्रू जैक क्या करता है, हम अपने हाथ से उसे रोटेट करते हैं और वो पूरी कार को ऊपर उठा देता है। क्या हम वैसे अपने हाथ से कार को उठा सकते थे, नहीं उठा सकते थे। तो यहाँ पे मतलब हुआ एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। आपने देखा होगा प्लास आता है, प्लास से वायर आसानी से टूट जाता है, कट जाता है, जबकि अगर हम हाथ से करें तो नहीं टूटेगा। वहां पे भी क्या हो गया, ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर। और बताते हैं, आप जब साइकिल चलाते हैं और हिली ट्रेन आता है, ऊपर की तरफ ट्रेन आता है, तो जो आपने वो देखा होगा कहते हैं गियर वाली साइकिल से, तो आप गियर चेंज करते हैं और आप ऐसा गियर लगाते हैं जिसमें आसानी से साइकिल कम ताकत लगा और ऊपर आसानी से चढ़ जाए, वो भी क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर। बट एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ जो आगे भी काम आएगी, जब भी चीज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये चीज आपने साइकिल में देखी होगी, गियर वाली। अगर आपको ताकत कम लग रही है तो ताकत तो कम लगेगी, फिर साइकिल की स्पीड स्लो हो जाएगी। और अगर आपने दूसरा गियर लगाया जिसमें ताकत ज्यादा लगा रहे हो चलाने में, तो उसमें स्पीड ज्यादा आती है। तो जब भी फोर्स मल्टीप्लायर आएगा कोई भी चीज, तो उसमें क्या होगा, हमेशा स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका एक और केस बताता हूँ, कंपेयर कराता हूँ आपको। आपने मार्केट में 2 तरीके की सीजर्स वगैरह देखी है, ठीक है। एक भाई देखते, एक तो सीजर ड्रॉ करना नहीं आती है, एक सीजर ऐसे, ये बीच में ये पोर्शन उसके लॉन्ग होते हैं, ठीक है, ये पोर्शन इसके लॉन्ग होते हैं। आप सीजर को बस यहाँ से हल्का सा मूव करते हैं और ये बहुत लंबे स्पैन तक का कपड़ा कट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे लेंथ ज्यादा कर रही है तो फोर्स कम लगता है, फोर्स कम लगता है, हमेशा उल्टा होगा। इसमें स्पीड ज्यादा हो गई, जल्दी कट कर देगी, पर फोर्स कम लगेगा। ऐसी सीजर यूज करी जाती है पेपर और या फिर कपड़े को कट करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने और भी सीजर देखी होगी, एक सीजर और आती है, ये सीजर कहाँ यूज करी जाती है सर, गार्डनिंग वगैरह में यूज करी जाती है, लकड़ी वगैरह जो होती है पेड़ पौधों की, उसे कट करने के लिए। इसमें क्या होता है, ये जो पेन होता है या दवाई की जो पत्ते कट करते हैं, बिल्कुल सही बोला, उसमें क्या होता है, आगे वाला पेन छोटा होता है, तो स्पीड स्लो हो जाती है, जगह डिस्टेंस कम कवर करेगी लेकिन फोर्स ज्यादा लगाएगी। तो आसानी से हार्ड चीज भी ये क्या कर देती है, कट कर देती है। तो समझ में आया, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है मशीन्स का यूज क्यों करते हैं हम, जिससे कि क्या कर पाए, चेंज कर पाए, क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या, लोड है, एफर्ट है, एफर्ट है, वही गलत बात हो गया। एफर्ट, एफर्ट क्या होता है, वो फोर्स जो हम लगाते हैं। एफर्ट क्या होता है, वो फोर्स जो हम लगाते हैं। लोड क्या होता है, वो फोर्स जिसे हम उठाते हैं। तो मान लो भाई ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड का जो वेट है वो क्या है, लोड, और मैं अपने हाथों से जो ताकत लाऊंगा वो क्या हो जाएगा, एफर्ट। बात समझ में, एफर्ट हम लगाते हैं, लोड को हम उठाते हैं। तो मेरे बच्चे, इसका एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है कि हम मशीन का यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हम एफर्ट जो है वो ऐसे पॉइंट पे लगा पाए जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। अब क्या कहना चाह रहा है, एक बाईसाइकिल है, ठीक है, एक बाईसाइकिल है, उसमें आपने क्या देखे हैं, पैडल देखे, ठीक है। अब सीट भी बना दो, वरना बोलोगे कि सीट के बिना चल रही है। तो भाई एक बाईसाइकिल है, उसमें आपने पैडल देखे हैं, क्या आप फोर्स टायर पे लगाते हो, नहीं, आप फोर्स लगाते हो पैडल पे।
वो फोर्स ट्रांसफर होता है बाद में किसमें, टायर पे, और वो मूव करता है। तो आपने क्या किया, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे फोर्स लगाया जहां पे आप चाहते थे, बाद में उसे ट्रांसफर करवा दिया गया चेन के थ्रू आगे। बात समझ में आ गई। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मशीन वो ऐसी अप्लायंस होती है जिसका यूज किया जाता है कहाँ, एफर्ट कन्वीनियंट पॉइंट पे लगाने के लिए। बढ़ाए तीसरा पॉइंट। तो बोला गया मशीन एक ऐसा अप्लायंस होता है जिसका यूज करते हैं हम क्या, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। किसके लिए, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ऐसी जगह डायरेक्शन लगाओ जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक वेल है, इसमें से पानी निकालना है। पहला तरीका क्या है, बाल्टी गिराई और बाल्टी को ऐसे खींचा ऊपर की तरफ फोर्स लगा के। या फिर इसे और बोल सकते हैं हम कि हम किसी हाइट पे हैं, नीचे सामान रखा हुआ है, पहला तरीका हम रस्सी बांधे उस सामान में और ऊपर खींचे। एक और तरीका है, अगर मैं इसी वेल के अंदर बीच में एक पुली लगा दूं और अब ये जो रस्सी है ये पुली से होती है ऐसे, अब मुझे फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ। पहले फोर्स कहाँ लगाना पड़ रहा था, ऊपर की तरफ। तो हमेशा फोर्स नीचे की तरफ लगाना हमारे लिए आसान होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम अपने शरीर का वजन भी ऐड कर लेते हैं। तो जैसे तुमने देखा होगा, वैसे तो शायद तुमने नल देखे, वो चलाने वाले नल देखे कभी, मूवी वगैरह में देखे होंगे, अंग्रेजों में चलाए। तो तुमने बच्चों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, नल के हत्थे पे लटक जाते हैं और अपने वेट से उसे क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट पोजीशन होती है, कन्वीनियंट डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसमें उसमें ज्यादा ताकत नहीं लगती। वो क्या करते हैं, नीचे लटक जाएंगे, फिर उछलेंगे, फिर लटक जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, इस तरीके से वो पानी निकालते हैं। तो पुली लगा के अगर हम यूज करते हैं तो हमें फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ। ऐसे फोर्स में मान लो कि ताकत ज्यादा लग रही है तो क्या होता है, जमीन में खुद बैठ जाओ तो वो नीचे उठ जाता है। लेकिन अगर ऐसे लगाओगे तो क्या होगा, ज्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि आप अपने वेट का यूज नहीं कर सकते इस केस में। समझ में आया तीसरा पॉइंट, अच्छे से रीड कर लो खुद से किताब से। हाँ भाई, लास्ट है, फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। अभी बताया भी था स्टार्टिंग में, दोबारा बता दो। फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। तो भाई कभी कभी मशीन का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें एफर्ट कम लगाना पड़े और जल्दी जल्दी काम हो जाए। यहाँ पे ताकत से लेना देना नहीं है, यहाँ पे किससे लेना देना है, स्पीड से। तो मैंने बताई थी सीजर दो तरीके की होती है। जो आपने कपड़े काटने वाली या फिर पेपर काटने वाली सीजर देखी है, उसका स्पैन बहुत बड़ा होता है। तो वो क्या होती है, हाथ थोड़ा सा चलाओ पर वो बहुत लंबा एरिया, ज्यादा डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है। इसका एग्जाम्पल है जब आप चॉपिंग करते हो तो नाइफ का यूज करते हैं। जब हम लोग कैसे बनेगा ना, A few moments later. इतना जब हम क्या करते हैं, नाइफ का यूज करते हैं, तो हम हैंडल को बस थोड़ा सा चलाते हैं, बट वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कर लेता है, आसानी से कवर कर लेता है। इस तरीके से हाथ का थोड़ा सा चलेगा डिस्टेंस, पर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कवर कर लेता है चॉपिंग के दौरान। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हंस रही है, छोड़ा है क्या है, बढ़ते आगे, जल्दी से चौथा पॉइंट पढ़ लो। और उसके बाद मशीन की डेफिनेशन जो बॉक्स में है वो रीड कर लीजिएगा प्लीज, वही लिखनी है। ये मत लिख देना कि मशीन इज अ डिवाइस व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर, रैप्टा खाओगे। तो सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स इसमें आएगा। सबसे पहले क्या, लोड जिसे हमें कैरी करना है, और एफर्ट वो फोर्स जो हम लगाते हैं, फोर्स हम लगाते हैं। लोड को उज्जवल एल से डिनोट कर रहे हैं, एफर्ट को ई से डिनोट कर रहे हैं। यहां से आएगा मेन पार्ट, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। अभी आपने एक फंक्शन पढ़ा था, अभी आपने एक फंक्शन पढ़ा था मशीन का, और वो था मशीन आर यूज एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। इसका मतलब क्या था, कम ताकत लगा के ज्यादा चीज, भारी चीज, या कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड का सामान उठाना, कैरी करना, मूव कराना। इसी के लिए वर्ड आया मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या बताता है, सुनेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज बेटा, पहले तो फॉर्मूला आता तो, इट इज अ रेशियो बिटवीन व्हाट, लोड अपॉन एफर्ट। इट इज अ रेशियो बिटवीन लोड अपॉन एफर्ट, मतलब कितना एफर्ट लगा के कितने गुना लोड ऊपर उठाया जा सकता है, मूव कराया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब मान लो मैंने 500 न्यूटन लोड एफर्ट लगाया, क्या लगाया, 500 न्यूटन, और मैंने इस 500 न्यूटन से कितना लोड मूव करा दिया, 2000 न्यूटन लोड मूव करा दिया। तो मैंने बेसिकली ये नहीं देख सकता, वैसे तो वर्बली पता पड़ रहा है कितना है, 4 गुना। बस इसी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। की सर मैकेनिकल एडवांटेज 4 है। इसका मतलब अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया होता तो आप 4 न्यूटन का क्या करते, लोड उठा लेते। अगर आपने 500 न्यूटन फोर्स लगाया तो आप 2000, 4 गुना चीज उठा ली। क्या बात समझ में आई, बहुत बेसिक सी कहानी है। इसका रेशियो, इसका ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, आगे बढ़ेगा।
कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों? सेम क्वांटिटीज का क्या है, ये रेशियो है, एक जैसी चीज का रेशियो है, वैसा ही। ठीक है, तो नो यूनिट, ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन। क्या मैकेनिकल एडवांटेज समझ में आया क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली बताता है किसके बारे में, फोर्स मल्टीप्लायर के बारे में। किसके बारे में? फोर्स मल्टीप्लायर के बारे में, कि आपने कितना लोड एफर्ट लगा के कितने टाइम्स लोड कैरी कर लिया। ठीक है, अगर बेटा मेरे, अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है, ये बात याद रखेंगे, अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब मशीन इज यूज्ड एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। किसकी तरह यूज होगी वो? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज होगी। अगर, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। भाई कोई भी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज रेशियो वन से बड़ा कब आता है? जब उसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वन, इसका यूज कहाँ आता है? टू चेंज द डायरेक्शन। क्या करने के लिए? टू चेंज द डायरेक्शन, यही है ना? ओके, तो ये यूज किया जाता है टू चेंज द डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से बताता हूँ ये वाली बात। लोड बराबर एफर्ट, याद है वो मैंने बताया था कि कुएं में से पानी निकालना है, अरे हाँ या ना? तो उस केस में हमने क्या लगाई थी? पुली लगा दी थी। ठीक है, पुली लगाने से ऐसा नहीं है कि हमें ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, ताकत तो फिर भी लगानी पड़ेगी और उतनी ही लगानी पड़ेगी। मान लो बाल्टी में 100 किलो पानी है तो हमें 100 केजी वाली ताकत लगानी पड़ेगी। बस डिफरेंस क्या हुआ, पहले ताकत लगाने के लिए डायरेक्शन ऊपर था, जो अनकंफर्टेबल पोजीशन थी, अब नीचे की तरफ है जो कि कंफर्टेबल पोजीशन है। तो ये वाली कंडीशन वहां काम कर रही है, प्रूव भी कराएंगे बाद में। बढ़ते हैं मेरे बच्चों, इसके बाद है बेटा जी मैकेनिकल एडवांटेज, इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब हो गया सर, ये यूज होगा गेन इन स्पीड। किसमें यूज होगा? गेन इन स्पीड। आगे समझ में आएगा कैसे यूज होगा जब प्रूव करके दिखाएंगे। वो याद है कैची वाला एग्जांपल, नाइफ वाला एग्जांपल? उस केस में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज क्या आता है? लेस देन वन आता है। ठीक है, कम डिस्टेंस मूव करेंगे, एफर्ट कम डिस्टेंस मूव करेगा और लोड बहुत ज्यादा डिस्टेंस मूव कर लेगा, वो वाला केस है। ये बातें याद रखना, मैं इसके नोट्स भी भेज दूंगा, एक शॉर्ट वाले भेजूंगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखे थे, और एक पूरा जिसमें पूरी किताब छपी होगी वो भी भेज दूंगा। जैसे भेजता हूँ ना 20 पेज 30 पेज वाला, वैसे भेज दूंगा। बढ़ते हैं आगे, क्या बात समझ में आई है? ठीक है, इसके बाद है वेलोसिटी रेशियो। नाम से पता पड़ रहा है किसका रेशियो है? वेलोसिटी का रेशियो है। अब इसका मतलब क्या होता है? वही कितना डिस्टेंस मूव किया एफर्ट ने और कितना डिस्टेंस मूव किया कौन? लोड, उसी के बारे में बताता है। तो वेलोसिटी रेशियो अगर डिफाइन किया जाए तो क्या है? ये रेशियो है किसके बीच में? इट इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ, उल्टा होता है, एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। तो भाई क्या याद रखेंगे? देख, आपको मैकेनिकल एडवांटेज याद रखना है बस। वो क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो के केस में उल्टा हो जाया करेगा, एफर्ट अपॉन लोड, बट क्या? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब मान लो, भाई इधर देखना, मान लो सीजर वाला एग्जांपल यूज करते हैं। यहाँ क्या लगेगा? एफर्ट, और यहाँ क्या होगा? लोड। पेपर तो कट यहाँ पे होगा। इसने, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसने एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया? मान लो इतना, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, तो ये हो जाएगा डीई, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। और इसने कितना डिस्टेंस मूव किया? ये डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ठीक है, तो सर टाइम तो दोनों में उतना ही लगेगा, ऐसा थोड़ी ना कि हैंडल दब जाता और फिर ये बाद में धीरे धीरे दबते हैं। जितनी देर में ये नीचे जाएगा उतनी देर में ये नीचे जाएगा, तो टाइम दोनों के लिए क्या लगा? सेम। तो सर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो सकता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन टाइम टेकन अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अपॉन टाइम टेकन। है बात समझ में? क्योंकि दोनों में ही टाइम क्या लगा? सेम लगा, तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये समझ में आया ऐसे कैसे कट किया, या बच्चों वाला तरीका बता दो? बता देता हूँ, कोई भरोसा नहीं है, मन में सोच रहे हो। भाई सबसे नीचे वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, तो हो गया डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इनटू टाइम अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इनटू टाइम। अब टाइम से टाइम चला गया, तो यहां से आपने वेलोसिटी रेशियो का एक और फॉर्मूला सीख लिया। क्या? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी?
मीटर पर सेकंड नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम यूनिट आएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऐसा यूनिट के केस में यहाँ पे भी क्या आ गया, अंडा, नो यूनिट। ठीक है बच्चा पार्टी। इफ वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, बेटा मेरे वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज मोर देन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। और अब जरा सोचो, एफर्ट ज्यादा चले और लोड कम चले, ये तो कैसा केस है, फोर्स मल्टीप्लायर का केस है। किसका केस है, फोर्स मल्टीप्लायर। बता देता हूं, जो बच्चे इमेजिन नहीं कर पा रहे, वो वाली कैची इमेजिन करो जो कहां यूज करी जाती है, केमिस्ट शॉप पे। इसमें डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट ज्यादा होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कम होता है। ये डिस्टेंस ज्यादा होता है, ये डिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है लेकिन फोर्स ज्यादा लगता है। तो फोर्स मल्टीप्लायर केस है। इसी का केस यूज किया जाता है, तुम्हें पता होगा शायद, तार छीलने वाला जो आता है कटर, छोटा सा ही आगे निकला होता है, बस पूरा हैंडल होता है बड़ा और छोटा सा आगे निकलता है, तार छीलने के लिए, कट करने के लिए यूज करा जाता है। अगर वेलोसिटी रेशियो बराबर है वर्क के, तो इस केस में डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बराबर है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ये बातें याद रखना, ये मैं अलग से लिख रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि तुम्हारी किताब में इसे पैरा की फॉर्म में दे दिया है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बराबर डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, और यहाँ केस में भी क्या होगा, टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन। अब है वेलोसिटी रेशियो अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा भाई, कोई भी रेशियो लेस देन 1 का हो सकता है जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज लेस देन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, और ये क्या करेगा, वेलोसिटी, क्या था इसके लिए वर्ड, गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड, ये कहानी। चल भाई, मशीन पढ़ रहे थे हम लोग, इसके बाद फिर हमें पढ़ाना था, वो था वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट। चलो आसान है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्क इनपुट, क्या पढ़ेंगे, वर्क इनपुट। तो इनपुट मतलब जो चीज हम लगा रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं, एफर्ट या लोड। तो फोर्स की जगह हो जाएगा एफर्ट, और डिस्प्लेसमेंट की जगह होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। बात समझ में। ऐसे ही वर्क आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जो हमें मिलता है, तो हम क्या मिलता है, वो लोड उठाते हैं, ठीक है, लोड उठाते, तो ये हो जाएगा लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। समझ में आ गया। आखिरी है एफिशिएंसी। क्या है, एफिशिएंसी, ईटा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ईटा। ये सिंबल है, ईटा प्रोनाउंस किया जाता है इसे, मार मत देना इसमें, ठीक है, सिंबल है ईटा। एफिशिएंसी क्या होता है हमेशा, तो भाई रियल लाइफ में अगर मैं बोलूं कि यार तू एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, या कोई मैं बोलूं कोई गाड़ी कोई चीज अप्लायंस एफिशिएंट नहीं है, मतलब इसका ये है कि जितना हमें इनपुट कर रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। और अगर हम बोले कि यार ये चीज तो बहुत एफिशिएंट है, मतलब हमें कम मेहनत करनी पड़ी और आउटपुट ज्यादा मिल गया। तो एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। और ये तो आ गया रेशियो, ठीक है। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो क्या कर दोगे, 100। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करो, डिपेंड करता है कि परसेंटेज में निकालना है कि रेशियो में देना है, कि 1.1 2.2 इस तरीके से, ठीक है। एफिशिएंसी 0.98 मतलब 98%, एफिशिएंसी 1 भी हो सकती है, मतलब 100%, ये भी हो सकती है। अब एफिशिएंसी को, अब भाई सुनो, अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। इनके बीच का रिलेशन बताते हैं, रिलेशन बोले तो फॉर्मूला बताते हैं। मेरे बच्चे, एफिशिएंसी बराबर होता है क्या, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। सर वर्क का फॉर्मूला होता है आउटपुट, आउटपुट मिला हमें लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। वर्क इनपुट क्या है, एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। क्या ये बात सबको समझ में आई। अब इसे देखकर और इसे देखकर दिल में कुछ कुछ हो रहा है, होना चाहिए। अगर मन की आंखों से देखोगे तो दिखेगा एल अपॉन ई। एल अपॉन ई क्या होता है, तो क्या मैं ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज इनटू डीएल अपॉन डी क्या होगा, डीएल अपॉन डी 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो नहीं हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। या तो ये फॉर्मूला आगे यूज किया करेंगे, या फिर इसे इधर ले जाते हैं, तो ईटा इंटू
या मैकेनिकल एडवांटेज बराबर ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो, या ये यूज किया करेंगे। प्लीज याद रखिएगा इस बात को। समझ में आ गया कि डेरिवेशन कैसे हुआ है? ठीक है मेरे भाई। अब बीच की जो 2-4 बातें रह रही हैं, प्रिंसिपल ऑफ मशीन वो पढ़ा देता हूँ आपको, बकवास पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है कि जो भी हम इनपुट करते हैं, इनपुट मतलब जो भी हम एनर्जी लगाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आउटपुट में, मतलब आउटपुट वर्क हो जाता है। ठीक है, क्या फिर से बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मशीन कैसे है भाई, कि एनर्जी जो आप लगाओगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपको आउटपुट रिजल्ट देगी। बस इसी चीज को क्या बोला गया? प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अब हमारे पास मशीन 2 तरीके की होती है, एक आइडियल और एक एक्चुअल। आइडियल वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, कोई वियर एंड टियर ना हो, कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी ना हो, और रियल लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। अदरवाइज हमें बहुत सारे फोर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। सुन रहे हो? अरे ये सब बाद में लिखते रहना, मैं नोट्स भेज दूंगा आराम से। सीखो पहले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मशीन 2 तरीके की है, एक है आइडियल और एक है एक्चुअल। आइडियल मशीन तो ये होती है कि भाई साहब जिसमें कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी ना हो, जितना इनपुट करो उतना आउटपुट मिल जाए। ठीक है, कोई लॉसेस ना हो, ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है। पर हम जब पढ़ते हैं तो हमें इमेजिन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इमेजिन। याद होगा तुम्हें क्लास 9th में वो पढ़े थे मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा वैक्यूम में मशीन नहीं काम कर पाएगी, दिक्कत तो ये ज्यादातर नहीं कर पाएगी, वैसे तो कर लेती है नहीं, तब भी 100% नहीं हो सकती। क्या वैक्यूम में फ्रिक्शन नहीं लगेगा? अच्छा, अबे हवा से फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मशीन तो एक दूसरे से टकराएगी पार्ट्स, तो वियर एंड टियर तो होगा। और लॉसेस एयर से नहीं होते, लॉसेस दरअसल फ्रिक्शन से होते हैं। याद करो 9th में जब हम मोशन पढ़ते थे, ऑब्जेक्ट मूव करता था, क्या कभी फ्रिक्शन अज्यूम किया था? नहीं किया था, क्योंकि भाई फिर वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एक्चुअल मशीन क्या है? जहाँ पे फ्रिक्शन हो, जहाँ पे वियर एंड टियर हो, जहाँ पे एनर्जी का वेस्टेज हो, जहां पे कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं आएगी। पर आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी हमेशा कितनी आती है? 100%। मतलब आउटपुट एनर्जी हमेशा बराबर होती है इनपुट एनर्जी के। चलिए खुद से पढ़ लीजिए एक बार किताब से, रीड कर ले जल्दी से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब लेबर पढ़ाएंगे भाई। लेबर क्या होता है? अच्छा एक पॉइंट बताना रह गया, वो भी वैसे तो अंडरस्टूड है, फिर भी बता देता हूँ। ईटा क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर हमारे पास आइडियल मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 100%। इसका मतलब एम ए बराबर ER। लेकिन एक्चुअल मशीन की एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? लेस देन 100%। लेस देन 100% का मतलब है न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो सर रियल लाइफ में एक्चुअल मशीन हमेशा क्या होती है? उसका मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है, किससे? वेलोसिटी रेशियो से। आगे जब पुली पढ़ाएंगे, पुली सब मशीन से, तब ये प्रूफ भी दिखाएंगे वहां पे कि देखो उसका मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ रहा है जबकि वेलोसिटी रेशियो 8 है। इस तरीके से तो एफिशिएंसी निकलेगी 50%। अरे भाई मान लो किसी का मैकेनिकल एडवांटेज 4 और वेलोसिटी रेशियो 8, तो कितना आ गया? 1/2। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% आ गई एफिशिएंसी। ये सब निकाल लेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखना एक्चुअल मशीन के लिए हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से कम होता है। क्या होता है? कम। अगला है लीवर। भाई लीवर्स क्या होते हैं हमारे पास? लीवर भी कहते हैं ना। क्या होते हैं? एक रिजिड, हार्ड, चाहे स्ट्रेट, चाहे बेल्ट शेप की, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है जो किस लिए काम आता है? किसी भी लोड को उठाने के लिए काम आता है, इसे लीवर कहते हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक सरफेस पे क्या रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ है, इसे ऊपर उठाना है, तो आपने देखा होगा सरिया से ऐसे फंसा के फिर इसे नीचे करा जाता है जिससे ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाए? ऊपर हो जाए। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का लीवर हो गया। मान लीजिए आपने सर्कस देखा है या सीसॉ देखा हुआ, तो सीसॉ में भी क्या है? यही चीज है, यहाँ एफर्ट लगाते हैं तो लोड ऊपर उड़ जाता है। आपने वो देखी है क्या? लिफ्ट। लिफ्ट में क्या होता है? लिफ्ट में एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग खड़े होते हैं और ये पुली से बना हुआ होता है। नीचे क्या लगी होती है? एक मोटर। मोटर घूमती है तो धीरे धीरे बॉक्स ऊपर आता जाता है, ये नीचे आता है। तो ये भी सब क्या है? लेवर के टाइप से। सब क्या है? लेवर के टाइप से। तो लेवर एक तरीके से रिजिड, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज किया जाता है लोड को कैरी करने के लिए, उठाने के लिए। ठीक है, अब लेबर के का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लेबर क्या है वो सिखाते हैं भाई। प्रिंसिपल ऑफ लेबर मतलब वो कैसे काम करता है। पहले एक एग्जांपल दे देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेबर में मान लीजिए एक लेबर है इस तरीके का, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ये सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। कौन सा पॉइंट है? पिवट, पाइवट जिसे बोलते थे, पिवट पॉइंट है ना। मान लीजिए इधर क्या लगा रहे हैं हम? एफर्ट। जब हम इधर एफर्ट लगाएंगे तो लोड ऊपर जाएगा। इस डिस्टेंस को
पिवट पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, या फिर एक और नाम से एफर्ट आर्म। क्या है? एफर्ट आर्म। ठीक है, और ये डिस्टेंस कहलाया जाएगा लोड आर्म। क्या कहलाया जाएगा? लोड आर्म। ठीक है, ये हो गया डी और ये हो गया डी आई। क्या बात समझ में? तो हमारे पास पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वही यहाँ पे भी है कि सर जितना मोमेंट कौन लगाएगा? एफर्ट, वो किसके बराबर होगा? मोमेंट ड्यू टू लोड। या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या डिपेंड करेगा कपल है कि नहीं, क्या दोनों बराबर है कि नहीं। इस डायग्राम में तुम बराबर देख रहे हो, पर लेवर के और टाइप्स होते हैं जहाँ पे कभी एफर्ट ज्यादा होगा, कभी लोड ज्यादा होगा। मैं अभी सिखाऊंगा। तो भैया ये जो प्रिंसिपल ऑफ लेवर है, या लेवर किस बेसिस पे काम करता है, क्या याद रखोगे? सर लेवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? मोमेंट। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। बात समझ में आई? चलो अब इसके बारे में पढ़ाते हैं, इसके टाइप्स, तब और अच्छे से समझोगे इसके। तो भाई ये तीन तरीके के होते हैं लेवर, हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1 ही मैंने पहले ड्रॉ किया था। क्लास 1 लेवर वो होते हैं जिसमें पिवट पॉइंट हमेशा मिड में लगा होता है। किस में लगा होता है? मिड में लगा होता है। ठीक है, एक तरफ एफर्ट लगता है, एक तरफ लोड उठता है। इसका एग्जांपल ही आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। सीसो एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है बेटा, ये हो गया लोड एफर्ट आर्म और ये हो गया लोड आर्म। ठीक है मेरे बच्चे, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, तो वो था लोड अपॉन एफर्ट। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी रेशियो क्या था, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। मैं पूछूं ईटा क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सर इस वाले केस में, अच्छा एक चीज और बताते हैं यहाँ पे साथ में, वो और समझ लो प्लीज। ये किस बेसिस पे काम करता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा किसके? क्या मैं ये कह सकता हूँ एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बराबर लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड, या डिस्टेंस आर्म या लोड आर्म। क्या ये बात समझ में? इसका रेशियो निकालते हैं बच्चा पार्टी, इधर देखते जाओ, एक नई चीज सिखा रहा हूँ। तो एफर्ट अपॉन लोड बराबर डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब जरा हम एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। पहले मैंने मैकेनिकल एडवांटेज बता दूं। अच्छा ये इस तरीके से लिख गया, उल्टा लिख देता हूँ उसे। ऐसा करता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज की फॉर्म में लिख देता हूँ एल अपॉन ई। क्या हो जाएगा? ये इधर गया और ये इधर आ गया, डीई अपॉन डी एल। सही बात समझ में? तो सर इस बात से जरा सोचिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इन केस ऑफ लेबर, लेबर में कैसे निकालोगे? सर वो होता है एल अपॉन ई, और एल अपॉन ई किसके बराबर है? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, क्योंकि इस केस में कौन से क्लास 1 लेवर में दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम मिड में होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? 1। क्लास 1 होते ही सेम वाले। क्लास 1 लेवर किसे माना जाता है? जिसमें मैकेनिक वो क्या हो, पाइवट पॉइंट कहाँ हो? बीच में। ठीक है, इसे फलक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फलक्रम भी कहते हैं इस पॉइंट को, फलक्रम। क्लास 2 लीवर होते हैं बेटा जहां पे इस पॉइंट पे तो क्या हो रहा है बेटा मेरे, ये पिवट है, फलक्रम है। यहाँ पे क्या है? पिवट या फलक्रम, जहां पे सपोर्ट है, लोड लग रहा है इधर और एफर्ट लग रहा है इधर। अरे भैया ना, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? लोड आर्म है ना? ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? एफर्ट आर्म। अरे भैया ना, अभी अभी आपने बताया सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है सर, इसमें से कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? एफर्ट अब, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कम है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। तो ये वाले किस केस में काम आएंगे? बोलो, फोर्स मल्टीप्लायर। किसमें? फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? कम ताकत लगा के ज्यादा लोड उठाना। इसके एग्जांपल बताऊं? वो आता है ना कचड़ा उठाने, हाथ में इसे पकड़ के, तो बिल्कुल इमेजिन करो हाथों से लग रहा एफर्ट, आगे पहिए होते हैं, क्या हो गया ये?
पिवट, और बीच में क्या रखा होता है, लोड। एक और एग्जांपल है गर्भेश, एक और एग्जांपल है, वो तुमने अगर देखा हो कंस्ट्रक्शन साइट पे मूवीज वगैरह में, ईंट उठाने के लिए होता है, आगे एक पहिया लगा होता है, बकेट टाइप की होती है जिसको पकड़ के ले जाते हैं। ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अपने हाथों से बहुत सारी ईंटें उठा सकते हो। कैसे कैसे ऐसा हो पाया? क्योंकि हमने डिस्टेंस जो एफर्ट का है वो क्या कर दिया, दूर कर दिया। एक और इसके तरीके से समझा सकता हूँ सर, मोमेंट बराबर होगा दोनों का, मतलब ये कि देखना एल इंटू डी एल बराबर ई इंटू डी। सर एल अपॉन ई क्या हो जाएगा, डीई अपॉन डी एल। सर डीई की वैल्यू ज्यादा है तो एल भी क्या होगा, ज्यादा, मतलब लोड ज्यादा होगा, और डीएल की वैल्यू कम है तो क्या कम होगा, डी, मतलब एफर्ट कम लगाना पड़ेगा और लोड ज्यादा उठ जाएगा। प्रूव करके दिखा रहा हूँ। क्लास 3 लेवर क्या होते हैं, बस ये आखिरी लेवर है और पार्ट ए खत्म। तुम्हारा होमवर्क होगा इनके एग्जांपल्स पढ़ के आने का। पिवट पॉइंट या फलक्रम तो यही होगा। ठीक है, अब की बार लोड इधर था तो इस बार लोड इस तरफ हो जाएगा, और एफर्ट क्या हो जाएगा, इस जो लेवर है हमारे पास वो ये केस है, बस साइन अपोजिट हो गया, एफर्ट इधर लग रहा है और लोड इस तरफ हो जाएगा। ऐसे से फायदा क्या होगा, इसका अपना अलग फायदा क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्टेंस या एफर्ट आर्म, और ये हो गया लोड आर्म। मेरे बच्चे मोमेंट तो क्या होगा, बराबर, मतलब एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बराबर लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ एल अपॉन ई। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डीई अपॉन डी एल। क्या डीई कम ज्यादा है कम है, कम है, किससे, डीएल से। तो एल क्या होगा, कम होगा, और एफर्ट क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या है, इस वाले केस में हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी और लोड कम उठेगा। तो सर इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अभी अभी पढ़ा था, क्या होता है, डीई अपॉन डीएल। याद कर लेना बच्चा, यही कंफ्यूज होता है, 2 साल से देख रहा हूँ, भूल जाता है डीई अपॉन डीएल या डीएल अपॉन डी, बच्चे ही गलती करके आता है। तो ये बात है, याद रखना अभी जो बता रहा हूँ कि इसीलिए स्टार्टिंग में भी रिवाइज कराया था, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ये सब याद रखिएगा प्लीज। बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है क्या है। लिवर के केस में ये आ जाता है, लिवर के केस में ये आ जाता है बेटा मेरे। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डीई अपॉन डीएल। ठीक है सर। सर कौन सी वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। और जब भी ऐसा होता है ये चीज किस तरीके से बिहेव करती है, वेरी गुड, गेन इन स्पीड। तो ये आएगा इस चीज में वेलोसिटी, गेन इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ाने में काम आएगा। हमें ताकत तो ज्यादा लगानी पड़ेगी लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, और मूवमेंट तो हमेशा बराबर होता है। तो अगर ये कम है तो इसे भी कम होना पड़ेगा, ये ज्यादा है तो इसे भी ज्यादा होना पड़ेगा, इस लॉजिक से। आया समझ में? अब मेरे बच्चे गेन इन वेलोसिटी ये वहां यूज किया जाता है जहां पे वेलोसिटी हमें ज्यादा चाहिए होती है, बेशक ताकत ज्यादा खर्च हो। अब एग्जांपल देखेंगे पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 देख रहे हैं, फोटो वगैरह दिख रहे हैं आपको, ठीक है। स्पेड या फिर ये क्या होता है ना, शुगर टोन्स। अबे यार, शुगर क्यूब्स वगैरह पुट करने के लिए जो अंग्रेज, क्या विस्की में आइस। बात तो सही है, अबे ऐसे बिगड़ गया होता तो फिर क्या ही बात थी। बात तो ठीक है बट फिर भी किताब में दे रखा है, तो वो भाई आइस पकड़ने के लिए चिमटा, ठीक है, हम बेसिकली बोलते हैं चिमटा ऐसे काम कर सकता है। ठीक है, कैसे देख भाई, इधर लास्ट में चिमटे में होता है क्या, फलक्रम, बीच में हम क्या लगाते हैं, या इस तरफ लगाते हैं एफर्ट, और यहाँ से क्या उठाते हैं, लोड उठाते हैं। तो ये वाला एग्जांपल हो जाएगा, या फिर आपका नाइफ जब हम चॉपिंग कर रहे होते हैं, ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है।